नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप किसी भी आरोप से बच सकते हैं, किसी भी दोष से बच सकते हैं। आपको कोई सज़ा नहीं होगी। ये बार बार साबित होता है। हम कम से कम दुनिया की बात छोड़ दीजिए, भारतीय न्याय व्यवस्था में, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में, भारतीय शासन व्यवस्था में अगर आपको अपराध करना है और उसकी सज़ा से बचे रहना है तो आपको सामर्थ्यवान होना पड़ेगा। एक नाम आपको याद है, जस्टिस यशवंत वर्मा। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग भूले नहीं होंगे। मार्च 2025 में दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास से जले हुए नोटों के बोरे बरामद हुए थे। कोई एफआईआर नहीं हुई। हंगामा मचा, मीडिया में खबर आई, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। इंटरनल इंक्वायरी कमेटी में ये कहा गया कि वो जो प्रेमाइसिस थे, मतलब वो जो आवास था, वो सरकारी आवास था, जज के रूप में उनको अलॉट हुआ था, वो उनके परिवार की, यानी जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के कब्जे में था। जस्टिस वर्मा कह रहे थे कि मैं तो था नहीं घर पे, मैं तो होली की छुट्टी में बाहर गया हुआ था, इसलिए वो पैसा किन लोगों का था, किसका था, मुझे कुछ मालूम नहीं। सवाल ये है कि वो जले हुए नोट जब्त क्यों नहीं किए गए, उसके आधार पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई। तो उसका सीधा सा जवाब है, भाई दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, किस पुलिस वाले की हिम्मत है एफआईआर दर्ज करने की। सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा, कोलिजियम बैठा उनका, और उसने भी ये नहीं कहा कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इंटरनल इंक्वायरी की और उसके बाद क्या किया, उनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया। जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट से चले जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट तो सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन जन दबाव इतना था, लोगों की भावना ऐसी थी कि इस मामले को दबाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का निर्णय हुआ। लोकसभा में वो प्रस्ताव आया, उसमें भी बड़े खेल थे। इस प्रस्ताव का नोटिस सत्तारूढ़ दल की ओर से और कई विपक्षी दलों की ओर से 146 लोकसभा सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिया। लेकिन उसके साथ विरोधी दलों के सांसदों ने एक प्रस्ताव जो है सभापति, जो उस समय जगदीप धनखड़ थे, उनको दिया। और कहा यह जाता है, अब इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये जगदीप धनखड़ के इशारे पर हुआ, क्योंकि महाभियोग का प्रस्ताव आया और स्वीकार होने के बाद उस पर फिर एक 3 मेंबर कमेटी बैठती है। जजेस इंक्वायरी एक्ट जो 1968 है, उसके तहत 3 जजेस की एक कमेटी बिठाई जाती है उसकी जांच के लिए। तो उस कमेटी के गठन में जगदीप धनखड़ का हाथ होता, क्योंकि वो सभापति थे, ओम बिरला से पार्टी में जो है सीनियर थे, राजनीति में भी सीनियर थे, तो उनकी से चलती। तो उस पूरे मामले को जगदीप धनखड़ अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे और सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। और वैसे भी जब लोकसभा में प्रस्ताव आया है, किसी एक ही सदन में प्रस्ताव जो है उसको मंजूरी दी जा सकती थी, तो लोकसभा में पहले मंजूरी दे दी ओम बिरला ने, जो लोकसभा के स्पीकर हैं। तो इसलिए जो है राज्यसभा सभापति हरिवंश को उस प्रस्ताव को रिजेक्ट करना पड़ा। उसके बाद और कई मामले हुए, आपको मालूम है जगदीप धनखड़ के साथ क्या हुआ, क्या क्या खेल करने की उन्होंने कोशिश की। न केवल इस महाभियोग प्रस्ताव में, उसके अलावा कई मामलों में, सरकार को अस्थिर करने के मामले में भी जगदीप धनखड़ को आखिर में इस्तीफा देना पड़ा, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। लेकिन दबाव इतना बनाया गया कि उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। अब किस तरह से दबाव बनाया गया, वो कहानी कभी निकलेगी बाहर। लेकिन इतना तय है कि उन्होंने आसानी से इस्तीफा नहीं दिया, वो इस्तीफा देना नहीं चाहते थे, मजबूरी में इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देकर जो है अब राजनीति के बियाबान में है। रहते दिल्ली में ही हैं, क्योंकि सरकारी नियम है कि जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं उनको सरकारी आवास मिलता है, तो टाइप 8 का बंगला मिल गया है दिल्ली में, ल्यूटेंस दिल्ली में, तो आराम से रह रहे हैं। लेकिन वो जो रुतबा था, जो प्रभाव था, वो जो हनक थी, वो सब जा चुका है। वो उनके पास जो नैतिक बल था, अब था या नहीं, लेकिन जो प्रदर्शित करते थे वो सब जा चुका है। तो ये तो जगदीप धनखड़ की कहानी हुई, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं जस्टिस वर्मा की।
जस्टिस वर्मा लगातार इस बात से मना करते रहे कि उस रुपए से उनका संबंध है। आपके घर में नोटों की बोरियां रखी हुई हैं और आपको पता नहीं है, ये बात कौन मान सकता है? लेकिन मान सकते हैं, जस्टिस वर्मा मान सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज मान सकते हैं। हालांकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा नहीं, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरह से एक्शन हुआ या कहें एक्शन नहीं हुआ, उससे साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट उनको बचाना चाहता था। लेकिन उसकी भी एक सीमा थी। जनतंत्र में यही मुश्किल होती है किसी भी संवैधानिक संस्था की, कि एक सीमा के बाद वो किसी को अगर बचाना चाहे तो बचाने में मुश्किल होती है, लेकिन उसके रास्ते निकल आते हैं। तो इम्पीचमेंट मोशन की कार्रवाई शुरू हो गई। जांच चल रही थी, 3 सदस्यीय कमेटी जो गठित की गई थी, और इम्पीचमेंट होना तय हो गया था। इस बीच में लगातार यशवंत वर्मा पर दबाव पड़ रहा था कि इस्तीफा दे दीजिए। वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। वो जो ये 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनी, इसको भी चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। कहा कि राज्यसभा के उपसभापति ने चूंकि प्रस्ताव रद्द कर दिया था, इसलिए इम्पीचमेंट मोशन नहीं हो सकता, नहीं आ सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को रिजेक्ट कर दिया। भाई, स्पीकर ने जब स्वीकार कर लिया इम्पीचमेंट का मोशन, तो उसके बाद इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन आरोप में घिरे होने के बाद भी ये ढिठाई जो है वो कौन कर सकता है, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, आप खुद ही अंदाजा लगाइए। जस्टिस वर्मा ने इस आरोप को कभी स्वीकार नहीं किया और उसके अलावा वो सारी सुविधाएं, सरकारी सुविधाओं का उपभोग करते रहे इस आरोप के बाद भी। उनका सिर्फ तबादला हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट, और किसी केस की सुनवाई, मतलब किसी न्यायिक काम से उनको वंचित कर दिया गया था। सिर्फ इतना हुआ था और उनकी सुख सुविधा में कोई कमी नहीं आई थी। अब आज खबर आई है कि उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है और मान कर चलिए कि मंजूर हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि भाई उन्होंने एक तरह से अपना नैतिक दायित्व स्वीकार कर लिया। बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिए। उनको मालूम था कि इम्पीचमेंट होगा, इम्पीचमेंट के बाद उनका पद तो जाएगा ही, इस्तीफा न देते तो हटाए जाते, और उसके बाद उनको पोस्ट रिटायरमेंट जो बेनिफिट हैं वो कुछ नहीं मिलता। अब आप बंदे को देखिए, नोटों से भरी बोरियां जली हुई घर से मिलती हैं, कोई एक्शन नहीं होता है। इस्तीफा देते हैं और सारी सुख सुविधाएं जो है वो पोस्ट रिटायरमेंट सारे बेनिफिट लेकर मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। यशवंत वर्मा ने इस पूरी व्यवस्था को ठेंगा दिखाया है कि कुछ नहीं कर सकते, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह पाया कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ आरोप नहीं बनते। जांच कमेटी अभी जांच कर रही थी, सांसदों ने इम्पीचमेंट का मोशन दे दिया था, और नतीजा क्या हुआ? अब क्या कभी पता चलेगा कि वो नोटों की बोरियां किसकी थीं? अगर जस्टिस वर्मा की नहीं थी, उनकी ही बात मान ले, तो किसकी थी? किसी की तो थी। ये कौन बताएगा? अब ये न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात के प्रति हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय इतने संवेदनशील हैं कि वो एजुकेशन मिनिस्ट्री की एक कमेटी थी जिसने 8वीं की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में एक छोटा सा चैप्टर लिख दिया था, या टिप्पणी कही लिख दिया था। इतना नाराज हुए कि कहा कि इन 3 लोगों को भविष्य में कभी भी किसी सरकारी विभाग में काम नहीं मिलना चाहिए। वो सरकारी कर्मचारी नहीं थे, वो एक डोमेन एक्सपर्ट थे, अपने विषय के जानकार थे। उनकी न्यायपालिका से कोई दुश्मनी नहीं थी, न्यायपालिका के प्रति उनका कोई पूर्वाग्रह या दुराग्रह नहीं था। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, इस बात को सिर्फ हमारे जजेस नहीं जानते, बाकी सारा देश जानता है। और जस्टिस वर्मा के केस ने साबित किया कि भ्रष्टाचार का पैमाना क्या है। अब उनको दोषी आप कह नहीं सकते क्योंकि जांच पूरी नहीं हुई, मुकदमा चला नहीं, इम्पीचमेंट हुआ नहीं, तो आप उनको दोषी नहीं कह सकते। वैसे आज तक भारत के इतिहास में किसी जज का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। एक जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ इम्पीचमेंट का मोशन चला था, लेकिन कांग्रेस के सहयोग न करने की वजह से वो मोशन गिर गया। तो जजेस जो है भ्रष्टाचार के मामले में एक तरह से होली काऊ माने जाते हैं अपने देश में।
कि इनके भ्रष्टाचार की बात मत करो, इनके पास कंटेम्प्ट की पावर है, तुरंत जेल भेज सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आंख मूंद लेने से सच्चाई बदल जाएगी? आखिर कब इस बात को स्वीकार करेंगे हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय कि देश की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है? तो मुझे हरिशंकर परसाई का एक लेख याद आया, भ्रष्टाचार का तावीज़। एक दिन बादशाह से लोगों ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, तो उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि इसकी जांच करो। तो उन्होंने जांच की और कहा कि हाँ सचमुच बढ़ गया है। तो उन्होंने कहा कहाँ कहाँ पहुँच गया है? तो उन्होंने कहा हुजूर आपके सिंहासन में भी पहुँच गया है। तो उन्होंने कहा मेरे सिंहासन में पहुँच गया है, लेकिन मुझे तो दिखाई नहीं देता। तो उन लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार सूक्ष्म रूप में आ गया है। तो उन्होंने कहा सूक्ष्म रूप में आ गया, क्या भ्रष्टाचार भगवान हो गया है? तो उन्होंने कहा हाँ भ्रष्टाचार भगवान हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की नज़र में भ्रष्टाचार भगवान हो गया है, इतना सूक्ष्म है जो हमारे न्यायाधीशों को नहीं दिखता। जस्टिस वर्मा की कहानी इस देश की न्यायपालिका के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जनता के मन में, आम लोगों के मन में इस मामले के बाद न्यायपालिका के प्रति जो सम्मान है और जो विश्वास है उसमें कमी आना तय है। कितनी आएगी? आएगी भी तो लोग क्या कर लेंगे, क्योंकि जजेस को कोई चुनाव तो लड़ना नहीं पड़ता, इसलिए उनको कोई चिंता नहीं है कि लोकप्रियता बढ़ेगी कि घटेगी, इससे क्या फर्क पड़ता है। लोकप्रियता घटने बढ़ने का डर नेताओं को होता है, राजनीतिक दलों को होता है, क्योंकि उनको हर 5 साल बाद जनता का मैंडेट लेने जाना पड़ता है। जज को किसी का मैंडेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जज का अपॉइंटमेंट भी खुद जज लोग ही करते हैं। उनका ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और उसके अलावा उनका प्रमोशन भी वही लोग करते हैं। तो सारी व्यवस्था इंटरनल है, तो जांच भी इंटरनल हुई। लेकिन उस इंटरनल जांच में क्या आया? अगर उसमें कुछ नहीं आया तो आपने ट्रांसफ़र क्यों किया? आपने उनको किसी भी जुडिशियल काम से वंचित क्यों किया? और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, मतलब वो सारे आरोपों से बरी हो गए। अब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं चल सकता। मुझे नहीं मालूम कि कानून में क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि जज के रिटायरमेंट के बाद उसके ऊपर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो उसका मुकदमा चल सके। मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन मुझे पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं कह सकता। तो यशवंत वर्मा अब ये नोटों की जली हुई बोरियों के आरोप से बरी हो गए हैं। अब ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य दैवीय शक्ति थी जिसने उनके घर में नोटों की बोरियां रख दी, और उसी दैवीय शक्ति ने उनमें आग लगा दी, और उसी दैवीय शक्ति ने यह तय किया कि यशवंत वर्मा के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, उनको इसकी कोई सज़ा नहीं मिलेगी। सज़ा तो तब मिलेगी जब जांच होगी और दोषी पाए जाएंगे। जब जांच ही पूरी नहीं हो पाई, दोषी ठहराए नहीं गए, तो सज़ा कैसे मिलेगी? तो सज़ा मिली है इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम पर, पूरी न्याय व्यवस्था पर, न्याय प्रणाली पर सवाल उठा है कि आखिर 2 नियम क्यों? संविधान सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, ये विशेष व्यवस्था न्यायाधीशों के लिए क्यों? क्या किसी सामान्य व्यक्ति के घर से, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, नोटों से भरे बोरे हों और जले हुए नोट बरामद किए जाएं, कैमरे पर पूरे देश ने देखा हो, तो उसके बाद क्या उसको इस तरह से बरी किया जा सकता था? क्या इस तरह से आराम से जाने दिया जा सकता था? हम लोग अक्सर कई फिल्में देखते हैं कि जो कॉन मैन है आखिर में मुस्कुराता हुआ चला जाता है। मैं यशवंत वर्मा को कॉन मैन नहीं कह रहा हूं, लेकिन नतीजा उसी तरह का है कि इतना बड़ा आरोप लगा, उसकी जांच भी पूरी नहीं हो पाई, और यशवंत वर्मा हमारे आपके टैक्स के पैसे से पेंशन लेंगे, तमाम सुविधाएं जो एक हाई कोर्ट के जज को मिलती हैं वो सब लेंगे, और आजीवन लेते रहेंगे, और हम आप कुछ नहीं कर सकते। ये है हमारी न्याय व्यवस्था, जिसमें सबको न्याय नहीं मिलता।
चुनिंदा लोगों को न्याय मिलता है और उन चुनिंदा लोगों में आम आदमी नहीं आता है, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।